चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। आज पढ़ना है क्या? जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। चलो यहां ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे आज? जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता। जैव विविधता मतलब क्या होता है पहले जानो। जैव विविधता मतलब होता है किसी, है ना, किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में, किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, तंत्र में पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु में पाए जाने विभिन्नता को, विभिन्नता को या विविधता को, विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता कहा जाता। या किसी क्षेत्र में जितना भी पेड़ पौधा, जीव जंतु में, किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा एवं जीव जंतु में जितना ज्यादा विविधता पाया जाएगा, विभिन्नता पाया जाएगा, तरह तरह के पेड़ पौधा, तरह तरह के जीव जंतु पाया जाएगा, जितना ज्यादा पाया जाएगा उतना ज्यादा जैव विविधता कहलाएगा। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी यानी जीवों में विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता, जीवों में विभिन्नता। और जैव विविधता शब्द दिया, तो जैव विविधता शब्द दिया वाल्टर जी लॉसेन, यानी WG लॉसेन, WG लॉसेन, WG लॉसेन। जैव विविधता शब्द दिया WG लॉसेन, वाल्टर जी लॉसेन, वाल्टर जी लॉसेन। और जैव विविधता जनक बोलते हैं, जैव विविधता के जनक बोलते हैं E.O. विल्सन, E.O. विल्सन, E.O. विल्सन जैव विविधता जनक बोलते हैं। 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 E.O. विल्सन जैव विविधता शब्द दिया वाल्टर जी लॉसेन, जैव विविधता शब्द दिया वाल्टर जी लॉसेन, वाल्टर जी लॉसेन, वाल्टर जी लॉसेन, वाल्टर जी लॉसेन। और जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम एक्ट, एक्ट अधिनियम कब पारित किया? 2002, 2000। और जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बायोडायवर्सिटी 22 मई, जैव विविधता 22 मई, जैव विविधता 22 मई, विश्व गणित दिवस 22 दिसंबर, गणित दिवस 22 दिसंबर, गणित दिवस 22 दिसंबर 22। और जैव विविधता जितना ज्यादा सघन वन, जितना ज्यादा सघन वन, सघन
वन रहेगा, जैव विविधता उतना ज्यादा उतना, और कम सघन वन रहेगा, कम सघन वन रहेगा तो जैव विविधता उतना कम उतना। चूंकि यहाँ पर जैव विविधता का मतलब होता है केवल जीव जंतु की विभिन्नता नहीं, बल्कि जीव जंतु के साथ पेड़ पौधा का भी विभिन्नता। हर तरह के जीव जंतु, हर तरह के पेड़ पौधा में विविधता पाया जाता हो, औषधि वगैरह ए टू जेड अलग अलग तरह पाया जाता हो, उसी को जैव विविधता जैव विविधता कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली मुख, घाटी मुख, घाटी शांत, घाटी शांत, घाटी घाटी कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? हम जानते हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ मिलता है? सर्वाधिक, यहाँ ध्यान दो, अगर सर्वाधिक वन बोले तो विश्वत रेखा के आसपास सर्वाधिक वन पाया जाता है। चूंकि विश्वत रेखा के आसपास गर्मी भी ज्यादा, तापमान भी ज्यादा, वर्षा भी ज्यादा, इसीलिए सर्वाधिक वन विश्वत रेखा के आसपास पाया जाता है। और यहाँ जो वन पाया जाता है उसे बोलते सदाबहार वन। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन कहा जाता है, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो सिंपल बात है, सर्वाधिक जैव विविधता ध्रुव पर की विश्व रेखा पर, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर? ध्रुव पर की विश्व रेखा पर। तो सिंपल बात है, विश्वत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता। ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगा। चूंकि ध्रुव की ओर बर्फ क्या है? बर्फ ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर में वन वगैरह नहीं मिलता है, ग्लेशियर में जंगल वगैरह नहीं मिलता। जब जंगले नहीं तो जीव जंतु भी बहुत कम, इसलिए ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटता है और विश्व रेखा की ओर आने पर बढ़ता है। और सर्वाधिक जैव विविधता किस वन में होगा? सदाबहार वन में, या पर्णपाती वन में, या शीतोष्ण वन में, या टुंड्रा वन में? तो सिंपल बात है, सर्वाधिक जैव विविधता सदाबहार वन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन न होगा। चलो क्वेश्चन में अब आए। तो यह सब कुछ बेसिक बात रहा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, समझा बंदर? तो चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी बोलो। जैव विविधता का अर्थ क्या है? बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पारक वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। यहाँ केवल पारक और वनस्पति दिया हुआ है, जीव जंतु छोड़ दिया है, और यहाँ केवल जीव जंतु दिया है, पेड़ पौधा छोड़ दिया है। तो एक निर्धारित क्षेत्र यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के पारक एवं जंतु। यही नंबर ऑप्शन नंबर सी। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो यस। एनी प्रॉब्लम? बोलना है नो। लेकिन जी का सर्वाधिक ध्रुव और विश्व रेखा, जी का मान नहीं पढ़ा रहा है यहाँ। जी का मान की है लेला? हाँ, स्मॉल जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर, अन्योन्यता विश्व रेखा, वो फिजिक्स का भाग है, ठीक है ना। तो वो थोड़े पढ़ा रहे हैं लेला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जल्दी बोलो। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है बगुलवारे पढ़। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातिक श्रेणी में, किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन में एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटक का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये क्या हो जाएगा? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, रोजाना मौसम, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति में से भिन्नता। तब जैव विविधता, जैव विविधता क्या मतलब होता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधा प्रजाति हो, चाहे वो जीव जंतु के प्रजाति हो, पेड़ पौधा प्रजाति है जीव जंतु के। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जा सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, चलो अगला। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
जैव विविधता से महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि और उपयोग। पारिस्थितिकी तंत्र बताए थे। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाला जीव जंतु पेड़ पौधा के बीच की भिन्नता को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम कौन दिया था? वाटल जी, रोशन वाटल और जैव विविधता का जनक E.O. विल्सन जैव विविधता जनक E.O. विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। जैव विविधता शब्द की रचना किसने किया? फिर जैव विविधता वाटल जी, रोशन वाटल जी। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एजी टॉन्सले 1935। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल भूल गया कि तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, सब कुछ पढ़ा दिए हैं। किसे जैव विविधता का जनक कहा जाता है? जैव विविधता का जनक पढ़ा दिया है E.O. विल्सन। याद हो गया अंडे? जैव विविधता जनक किसे बोलते हैं? E.O. विल्सन। सही क्रम क्या है? जैव विविधता का आरोही क्रम यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम में स्तर में होता है। पहले अनुवांशिक जेनेटिक मतलब उसके बाद वंश क्या बनता है? स्पेसीज क्या बनता है? उसके बाद समुदाय क्या बनता है? समुदाय बोले तो कम्युनिटी। उसके बाद इको सिस्टम याद करो, इसके बाद भी हम पढ़ाए थे। इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। इको सिस्टम के बाद पढ़ाए थे भूदृश। क्या पढ़ाए थे? भूदृश के बाद पढ़ाए थे बायोम। क्या पढ़ाए थे? बायोम के बाद पढ़ाए थे इकोस्फेयर याद है रे? इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ाए थे। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ाए थे। तुम भले ही भूल गया होगा। क्या ना? जेनेटिक मिला था स्पेसी मिला था कम्युनिटी मिला था इकोसिस्टम के बाद इकोस्फेयर भूदृश बायोम और इकोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? जेनेटिक या प्रारंभिक, क्या ना? प्रारंभिक विविधता और यह अंतिम क्या है? यह भी पूछ लेता है। अंतिम ने मतलब विकसित है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैव विविधता आरंभिक स्तर, जैव विविधता का आरंभिक स्तर तो जैव विविधता आरंभ होता है जेनेटिक से। जैव विविधता आरंभ होता है जेनेटिक से। जेनेटिक के बाद स्पीसीज के बाद कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए बोलो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। जैव विविधता का उच्चतम स्तर तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक और स्पीसीज यह प्रारंभिक स्तर था और उच्चतम में चल जाएगा इकोसिस्टम और कम्युनिटी और इकोसिस्टम। सबसे उच्चतम इकोसिस्टम पढ़ाए थे। जल्दी बताओ, जैव विविधता के किस स्तर को अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी में वर्गीकृत किया जाता है? अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी वर्गीकृत किया जाता है। जेनेटिक को, स्पेसीज को, कम्युनिटी और इकोसिस्टम को। तो इसका यह कम्युनिटी और इकोसिस्टम को अल्फा बीटा गामा में वर्गीकृत किया जाता। और अल्फा बीटा गामा वर्गीकृत कौन किया था? तो वो किए थे जो 5 जगह दिए थे। कौन दिए थे? R.H. विटेकर,
RH विटेकर RH विटेकर RH विटेकर वही जो है जैव विविधता को 3 क्षेत्र में अल्फा बीटा गामा में वर्गीकृत किया था। वर्गीकृत किया। अल्फा मतलब होता है एक ही क्षेत्र में यानी एक ही इको सिस्टम में पाया जाने वाला पेड़ पौधा और जीव जंतु के बीच विविधता। क्या विविधता? क्या बीटा का मतलब होता है दो अलग अलग क्षेत्र, दो भिन्न भिन्न क्षेत्र में पाया जाने वाला जैव विविधता। जैव गांव मतलब होता है एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा भूगोलिक क्षेत्र, एक बड़ा भूगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला विविधता। गामा क्या होता है? अल्फा एक ही क्षेत्र में पाया जाने वाला विभिन्नता, बीटा दो अलग अलग क्षेत्र में पाया जाने वाला जैव विविधता, और गामा एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला विविधता। और ये टर्मोलॉजी कौन दिया है? RH विटेकर एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो नेक्स्ट जल्दी। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय अल्फा क्या जाएगा? दो भिन्न भिन्न बोलेगा। बीटा एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बोलेगा। गामा एनी प्रॉब्लम? समझ गया है? होशियार है? हाँ सब होशियार है जरूर होगा। पढ़े लो जल्दी बोलो। ध्रुव से विश्वत रेखा पढ़ा दी है कि ध्रुव से विश्वत रेखा पढ़ाए थे। ध्रुव से विश्वत रेखा की तरफ जाएगा जब विविधता बढ़ती है। पढ़ाए थे ना? कैसे बढ़ती है बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यस, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, अध्रुव की तरफ घटती है। पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है? जैव विविधता। लेकिन स्मॉल जी के मान, गुरुत्वीय त्वरण के मान ध्रुव पर ही अधिकतम होगा। अब भूमध्य रेखा की ओर काम हो जाएगा तो वो फिजिक्स के बात है, फिजिक्स का। लेकिन जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। हम जानते हैं अमेजन वर्षावन विश्वत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर ही है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो अकेले 20% ऑक्सीजन, जो अकेले वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कर देता है। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जल्दी बोलो, धर बोलो। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ प्रजातीय विविधता, ऊंचाई में जाएंगे घटती है। क्या? चूंकि हम पढ़ाए थे, याद करो, ऊंचाई में जाएंगे तो बर्फीला क्षेत्र बढ़ेगा। बर्फीला क्षेत्र नहीं बढ़ेगा रे। और बर्फ पर पेड़ पौधा कम होता है, इसलिए जैव विविधता घटेगा। जब विविधता ऊंचाई में जाएंगे बर्फीला क्षेत्र बढ़ेगा, तो जैव विविधता क्या होगा? कम। और हम पढ़ाए थे कि नीचे जो है लगभग 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाया जाता। पढ़ाए थे सदाबहार वन पाया जाता। जब सदाबहार वन रहेगा तो सिंपल बात है, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के बीच जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा। तो ऊंचाई के साथ जैव विविधता घटती है, ऊंचाई के साथ जैव विविधता घटती है। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, जल्दी बोलो। जो पढ़ाए थे वही लिखा हुआ है, जो अभी बताए थे वही लिखा हुआ है। बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उत्तर अक्षांश मतलब हम जानते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री विश्वत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री और सर्वाधिक जैव विविधता 0 डिग्री अक्षांश यानी इसी पर, यानी विश्वत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर ही होता है। और उत्तर अक्षांश
यानी ऊपर की ओर जाएंगे, 1 2 3 4 करते हुए ऊपर, उत्तर अक्षांश यानी नीचे की ओर जाएंगे। तो यह हुआ उत्तर, यह हुआ उत्तर अक्षांश की ओर जाएंगे यानी ध्रुव की ओर जाएंगे। ध्रुव की ओर जाएंगे तो बाहर डाइवर्सिटी क्या घटेगा, क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, तो उत्तर अक्षांश के तुलना में निम्नतर अक्षांश में जब विविधता समानता अधिक होता है। यस, इधर जाएंगे तो अक्षांश बढ़ेगा, उत्तर अक्षांश, इधर जाएंगे तो उत्तर अक्षांश, तो उत्तर अक्षांश के तुलना में निम्नतर अक्षांश में जब विविधता अधिक होता है, ना होता है। यस, एकदम सही है। जो पढ़ाए थे वही बात को खाली चौड़ा लंबा लिख दिया है, बाकी बात कुछ थोड़े है। अगला पर्वतीय प्रवणताओं, पर्वतीय ढाल, प्रवणता मतलब ढाल, प्रवणता मतलब ढाल। पर्वतीय ढाल में उत्तर 49 यानी ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर के तुलना में निम्नतर यानी नीचे जब विविधता अधिक होता है। अभी दोनों चीज नहीं बोले थे, उसी खाली एक अपना जो है लैंग्वेज में लिख दिया, ना लिख दिया है। यह भी सही है, यह भी। तो कौन कथन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 2, 1 और 2। समय आ गया है, बोलो यार। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ाए हुए, सब पढ़ाए हुए प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पढ़ा दिया है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन यानी सदाबहार वन, सदाबहार वन पढ़ाए थे ने, यानी विषुवत रेखा के आसपास के वन पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब पढ़े ले। यह सभी चीज बता दिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात सदाबहार वन, सदाबहार वन पढ़ाए थे। और ये तीनों की अगर बात करें, ये तीनों में सबसे कम जैव विविधता टुंड्रा वन, सबसे कम जैव विविधता टुंड्रा वन, क्योंकि इससे बोलते हैं क्या, टुंड्रा वन को बोलते हैं वृक्षाहीन। क्या बोलते हैं, यानी ये वृक्ष रहित होता है। क्या होता है, यहाँ वृक्ष नहीं पाया जाता है, वृक्ष रहित, वृक्ष रहित या वन रहित, वन रहित होता है। यहाँ पर शैवाल कवक पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है, वृक्ष नहीं पाया जाता। पढ़ाए थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर शंकुधारी वन को कौनधारी वन क्या बोलते हैं, कौनधारी वन। कौनधारी वन का मतलब हुआ यहाँ पर पेड़ पौधा शंकु के रूप में, कोन के रूप में हो जाता है, जिससे वो बर्फ और पानी से दबने से बच जाता है। इसमें आएगा, शंकुधारी में आएगा देवदार आएगा, चीर आएगा, फर आएगा, अस्प्रूस आएगा। शंकुधारी में कौन आएगा, देवदार आएगा, चीर आएगा, फर आएगा, अस्प्रूस आएगा। चीर यानी आपको जो है पाइन, पाइन यानी ब्लू पाइन, ये सभी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पढ़े है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पढ़ा दिए है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता वृद्धि नहीं, इधर वृद्धि होता है, इधर घटता है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देती है। क्या ये सही है, बोला सही नहीं, सही। तो ए नंबर सही नहीं है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय में ज्यादा जो है विभिन्नता पाया जाता है। विशालतम जैव विविधता अमेजन, यस, सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन वन में, अमेजन वर्षा वन, जो पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है, जो पूरा पृथ्वी का केवल यही 20% ऑक्सीजन उत्पादन कर देता है। पढ़ाए थे जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुव की ओर घटती है, ध्रुव में घटेगी। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो सबकी जानकारी तुम लोग को ऑलरेडी अब हो चुका है, ना हो चुका है। अरे चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। सर्वाधिक जैव विविधता पढ़ा दिया भारत में, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी, साइलेंट बेरी, साइलेंट बेरी, मुख घाटी, मुख घाटी केरल। कहां पर, केरल पढ़ाए थे। अब फूलों की घाटी उत्तराखंड। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार। क्या, यानी जो जैव द्रव्यमान होगा, जो जीव जंतु होगा, पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा,
उसका भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम। तो गहरे सागर, गहरे सागर में प्रकाश अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता, और प्रकाश नहीं पहुंचता है तो पौधा नहीं पनपता है, नहीं पनपता है। यहाँ पर केवल शैवाल वगैरह मिलेगा, क्या मिलेगा? और शैवाल वगैरह का तो काई होता है, क्या होता है? काई होता है, यानी बहुत छोटा होता है। तो जैव भार कम, जैव भार क्या हो जाएगा? जैव द्रव्यमान बहुत कम, क्या हो जाएगा? वार्षिक उत्पादन न्यूनतम हो जाता है गहरा सागर में, गहरा सागर में। चलो नया जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर धर बोलो जल्दी। शांत घाटी केरल, घाटी केरल, शांत घाटी केरल। कुछ वैश्विक प्रजातियां विविधता, कुल 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 वैश्विक प्रजाति विविधता, वैश्विक प्रजाति विविधता यानी विश्व स्तर पर प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो पूरा वर्ल्ड में जितना विविधता है उसका केवल 8% भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। विश्व के मानव आबादी के भोजन तो ऐसे मार देगा, भोजन के सतत आपूर्ति के लिए तीन फसलों का प्रमुख उगाया जाता है, जिसमें शामिल नहीं है तो चावल है, गेहूं है, मक्का है। यही तीन को मेन फसल है रे। अखरोट क्या मेन है कि अखरोट न खाएबो तो मर जेबो। अखरोट तो ये सब कभी कभी जो है ना खाया जाता है, लेकिन मेन यही तीनों है। जल्दी बोलो। चावल में सर्वाधिक भारत, और भारत में भी चावल में सर्वाधिक वर्तमान में यूपी, और दूसरा तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल। मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन जो है ना, मॉर्फिन बोले या अफीम बोले, ठीक है ना, या कोडिन बोले, क्या बोले? यह सभी पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, याद है? यह तीनों नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ है नशीला। और नारकोटिक क्या है? नारकोटिक मतलब लत लगने वाला, लत लगने अगर लत लग जाएगा और नहीं खाएगा तो पूरा बॉडी में दर्द, क्या देगा? और बेचैन हो जाएगा। यानी ये दर्द निवारक, दर्द किसके लिए? जिसको आदत हो गया। आदत ये नहीं कि तुम लोग की बॉडी दर्द करेगा, खा लेना अफीम, ठीक है ना, मॉर्फिन, कोडिन खा लेना। तो ये आपका जो है क्या है? दर्द निवारक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। जल्दी बोलो, धर धर बोलो। कुनैन किस रोग से उपयोगी है? कुनैन हम जानते हैं मलेरिया के रोग में उपचार किया जाता है, और कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता। और कैंसर यू नामक वृक्ष से टैक्सोल क्या प्राप्त होता है? टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त होता है, जिसका उपचार कैंसर के इलाज में किया जाता है। पता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। जल्दी बोलो। औषधि कुनैन, सिनकोना छाल, मलेरिया उपचार, टैक्सर यू नामक ट्री जो सदाबहार वन का ट्री है जो कैंसर के उपचार पढ़ा दिए हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल और फल कमल और आम, यही है। राष्ट्रीय फूल कमल और फल आम, पता है ना? कमल का वैज्ञानिक नाम नलेम्बो न्यूसीफेला, पता है ना? कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नलेम्बो, क्या है? नलेम्बो न्यूसीफेरा। आम का मैग्नीफेरा इंडिका, पता है ना? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये सब हार्ड क्वेश्चन में आता है। मोर, क्या मोर का वैज्ञानिक नाम? पावोक्रिस, टेटस पावोक्रिस, टेटस पावोक्रिस, टेटस पावोक्रिस। कैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला? 1963 मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। 1963 नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम? बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जल्दी बोलो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा नदी है, डॉल्फिन। और इसका दर्जा कब मिला? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला 2009 में। 2000 यानी डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 2000। और ये मेमेलिया क्या है? मेमेलिया बोले तो स्तनधारी, स्तनधारी, स्तन पाई। ये मछली नहीं है, मछली नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा। गंगे टीका, गंगे टीका, गंगे। डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा, गंगे टीका। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 5। और बिहार में डॉल्फिन को सूसू क्या बोलते हैं? बिहार में डॉल्फिन को सूसू, चूंकि यह सूसू का आवाज निकालता है। और डॉल्फिन क्या? डॉल्फिन के बारे में और बोले तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना। और डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, विक्रमशिला, भागलपुर, विक्रमशिला। डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, विक्रमशिला, भागलपुर। विक्रमशिला कौन मछली जिसमें हड्डी नहीं होता है? शार्क, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है, पता है ना? कि लिख रहा है गुरुजी राष्ट्रीय पक्षी मोर मेरे गांव में 2000 प्लस है। गांव का नाम है मोरग्राम, मोरग्राम। और क्या लिखा? सहरसा, सहरसा, सहरसा मोरग्राम है रे। सहरसा वाला कहां भाग गया? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। क्या? हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट 1992 पता है ना? चलो जल्दी बोलो। जैव विविधता के उपयोग में शामिल है। जैव विविधता में क्या शामिल है? बायोडायवर्सिटी में क्या शामिल है? बायोडायवर्सिटी में क्या शामिल है? बताओ। तो खाद्य सामग्री का स्रोत और उन्नत प्रजाति, यस। प्रजाति का विकास, यस। औषधि और दवाई का स्रोत, हाँ। जहां पर पेड़ पौधा विभिन्नता पाया जाएगा वहां पर औषधि यानी औषधि भी पाया जाएगा। सौंदर्य परक एवं सांस्कृतिक लाभ, हाँ। जब विविधता में यह भी है। पारितंत्र सेवा है, पारितंत्र यानी वही इकोसिस्टम, इको। तो सभी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो जब विविधता के उपयोग में शामिल है ये चारों, ये 4 तरह से जब विविधता का उपयोग किया जा सकता है। जब विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार, मानव अस्तित्व का आधार बनी हुआ है। तो जब विविधता में मृदा निर्माण होगा, तो मृदा निर्माण होगा तो जब विविधता और बढ़ेगा और मानव अस्तित्व और बना रहेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मृदा अपघटन की रोकथाम, अच्छा बात है।
मृदा भटन नहीं हो रहा है, यानी मृदा जो है कट छट कर बह नहीं रहा है, तो अच्छी बात है। अस्तित्व का आधार है, अस्तित्व का, अवशिष्ट का पुनः चक्रण, यस, अवशिष्ट का पुनः चक्रण, जो भी बेकार पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसे पुनः यूज कर लेंगे, तो अच्छी बात है, जैविकता के लिए अच्छी बात है ना। और सस्य परागण, सस्य परागण, परागण मतलब जानवर करता है ना, फूलों के बीच परागण की घटना होता है, और परागण जितना ज्यादा होगा, सस्य परागण यानी पर परागण पर, तो स्व परागण से अच्छा होता है पर परागण, और पर परागण से विविधता और ज्यादा बढ़ता है, और परागण से विविधता बढ़ता है, इसलिए स्वयं मारेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों लाभ है, चारों लाभ है। जब विविधता का नाश का कारण है, जब विविधता का नाश कैसे होगा, बायोडायवर्सिटी का नाश कैसे होगा, नाश होगा आवास में कभी, यहाँ प्राकृतिक आवास में कभी तो नाश हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो नाश हो रहा है, वनों का नाश हो रहा है तो जब विविधता नाश हो रहा है, यानी सब तो इजी चीज है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब विविधता का ह्रास का प्रमुख मुख्य कारण क्या है, जब विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजाति का समावेशन, प्राकृतिक आवास का विनाश। जो जीव जंतु पेड़ पौधा का आवास है, प्राकृतिक आवास, उसी वही तो जब विविधता है, और उसी का विनाश सबसे मेन कारण हो जाता है, बायोडायवर्सिटी का विनाश का मेन कारण हो जाता है। चलो नेक्स्ट, जब विविधता को अधिकतम संकट है, जब विविधता को अधिकतम संकट है, वही प्राकृतिक निवास और वनस्पति का विनाश। प्राकृतिक निवास खत्म हो जाएगा, वनस्पति का विनाश हो जाएगा, तो जंगली जीव जंतु पेड़ पौधा अपने आप समाप्त हो जाएगा, तो यही मेन कारण है विनाश का। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, जैव विविधता के लिए कौन सा भौगोलिक चेंजिंग संकट हो सकता है। वैश्विक तापमान, हाँ तापमान बढ़ेगा तब जो है पेड़ पौधा जीव जंतु अपने आप मरने लगेगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ये आपका जो है संकट है। आवास का विखंडन, हाँ ये तो सबसे बड़ा संकट है, प्राकृतिक आवास का विखंडन और बड़ा संकट है। विदेशी प्रजाति का आक्रमण, अब विदेशी प्रजाति आक्रमण कर देता है तो इससे भी नष्ट हो जाएगा। सही है, शाकाहारी प्रोत्साहन, यानी शाकाहारी का प्रोत्साहन दे रहे हैं, इससे हम लोग को बोलेंगे मांसाहारी छोड़ शाकाहारी आप अपना लो, तो क्या इससे जो है क्या जब विविधता में कमी हो जाएगा, नहीं होगा। हम लोग जो है शाकाहारी में भी जो घास घूस थोड़े खाते हैं, फिर चावल धान वो खुद खेती करते हैं, तो यह कारण नहीं है। बाकी बात संकट का ये भी कारण, वो भी कारण, ये भी कारण, यानी 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। उत्तराखंड में जैव विविधता का नाश हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का नाश हो रहा है, तो कौन किस कारण नहीं हो रहा है। सड़क का विस्तार, सड़क के विस्तार से होबे करेगा, जंगल कटेगा तो नाश होगा। नगरीकरण, हाँ नगरीकरण होगा तो जो है जंगल कटेगा तो इससे भी नाश होगा। बंजर भूमि का वनीकरण, वनीकरण तो अच्छा चीज है, बंजर भूमि है अब वहां वन लगा दिए तो अच्छा बात नहीं है, इससे नाश नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, बढ़े। यही जैव विविधता का ह्रास कारण नहीं है बल्कि यह वृद्धि कारण है, वृद्धि के कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि विस्तार करेंगे तो जंगल काटना पड़ेगा, जैव विविधता ह्रास, जैव विविधता ह्रास हो जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती सबसे बड़ा कारण यही है, पढ़ाए थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोल रहा है। जैव विविधता ह्रास के 4 प्रमुख कारण। जैव विविधता ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, 4 प्रमुख कारण जिसे हानिकारक चतुष्ट कहा गया है, जिसे हानिकारक चतुष्ट यानी 4 कारण कहा जाता है, में शामिल नहीं है। वृक्षारोपण तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, वृक्षारोपण अच्छी बात है,
इस जैव विविधता का ह्रास नहीं बल्कि वृद्धि। क्या होता है? तो क्या शामिल नहीं है? तो 5 शामिल नहीं होगा। 5 शामिल, एक ऑप्शन दे ले तो ऑप्शन नंबर डी 5 शामिल नहीं है। यानी ये विनाश है, ये विनाश है, ये विनाश है, ये विनाश का कारण है, विनाश का कारण है, कारण है। तो यानी प्राणियों के प्राकृतिक आवास का निवास है ना, ये 4 प्रमुख कारक जैव विविधता के 4 प्रमुख कारक में एक ये भी है। देशीय क्षेत्र में आयतित विदेशी प्रजाति प्राणियों का आक्रमण कहीं बताए थे, यह भी है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से भी जैव विविधता नाश होगा, यह भी है। सह-अस्तित्व वाले प्राणियों का एक साथ विलोपन, विलोपन से भी जैव विविधता नाश होगा, यह भी है। लेकिन कारण क्या नहीं है? तो 5 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर वृक्षारोपण जो है यह वृद्धि कारण है, ह्रास कारण नहीं है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन, जो पूरा पृथ्वी बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। ठीक हुआ, झटका दिया होगा, रुक जाओ। हो गया ठीक। ठक ठक क्यों हो रहा है? अब ठीक हुआ, ये बताओ पहले। चलो यहां ध्यान दो, ठीक हो गया? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सेज 40 बोल रहा है, 40 में है ना, बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी का जैव विविधता का ह्रास के 4 प्रमुख कारण जिसे हानिकर चतुष्ट कहा गया है, कहा जाता है, सो शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, तो जैव विविधता के ह्रास में शामिल वृक्षारोपण नहीं होगा, वृक्षारोपण से और वृद्धि होता है, यानी 5 शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बात चारों कारण है जिसे हानिकर चतुष्ट कहा जाता है। और पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन जो 20% ऑक्सीजन देता है, पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पादन का अकेले 20% उत्पादन करने वाला वर्षा वन अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पढ़े हैं, कई लाखों वर्ष पहले काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए प्राणियों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। डायनासोर विलुप्त हुआ, डायनासोर शामिल है। मैमथ भी विलुप्त हो गया है। मैमथ मतलब हाथी जैसा जीव है, मैमथ जो है हाथी जैसा जीव है, और ये लंबा लंबा दांत था, हाथी के जैसा ही था, यह भी विलुप्त, यह भी विलुप्त हो गया है। तो कौन शामिल नहीं थी? शामिल, अरे डायनासोर विलुप्त ना हुआ, लाखों साल पहले विलुप्त हो गया है, यह भी शामिल, ना तो एक ना तो बी, यह इसका सी नहीं, ना तो एक ना तो, चूंकि ये दोनों विलुप्त है, ये दोनों अब बोरा विलुप्त हो गए प्राणियों में शामिल नहीं है, जबकि दोनों शामिल है, इसलिए दोनों आंसर होगा, दोनों शामिल है, नो तो ए नो ही। अगर बोलता कौन कौन विलुप्त हो गया, तो ए और बी दोनों, बोरा कौन विलुप्त नहीं हुआ, तो दोनों विलुप्त हुआ, तो दोनों विलुप्त हुआ था, इसीलिए नो तो ए नो तो बी। चलो अगला, नेक्स्ट। हाल ही के सदी में काल में गाल में समाकर विलुप्त हो गए प्रजाति में शामिल नहीं है,
ठीक है ना, गाल नहीं बल्कि काल, ठीक है ना, गाल, काल में समाकर, काल में समाकर विलुप्त हो गए, प्रजाति में शामिल नहीं है। तो डायनासोर हाल ही में नहीं, लाखों वर्ष पहले, डायनासोर हाल ही में है, लाखों वर्ष पहले है, ये हाल ही में बोला है। तो ऑस्ट्रेलियल एसी काऊ ये हाल में, पैसेंजर पिजन कबूतर हाल में, डोडो जो मॉरिशस में पाया जाता है हाल ही में विलुप्त हुआ, हाल ही में। लेकिन डायनासोर हाल ही नहीं, लाखों वर्ष पहले। जैसे ये क्या है, डायनासोर है, ये सब लिखा है कि यह आपका जो है समुद्र में पाया जाता है, और यह आपका है ऑस्ट्रेलियल एसी काऊ, एसी काऊ, समझा रहे, यानी समुद्री गाय, सी काऊ, समुद्री गाय, ठीक है ना। और यह आपका क्या है, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर, यह सभी हाल में विलुप्त घोषित कर दिया गया है, दिखाई दे रहा है, अरे विनोद देख रहा है। और यह डोडो क्या है, यह क्या है, डो, इसे ही हाल, इसे भी हाल ही में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और डोडो मॉरिशस में पाया जाता है। डोडो कहाँ पाया जाता, मॉरिशस में। और जो विलुप्त हो जाता है, लुप्त प्राय जीव के लिए एक डाटा आता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जो IUCN द्वारा जारी किया जाता है, पता है रे। तो ये याद रखना, डोडो क्या है, डोडो, समझा बंदर। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी, हाल की सदी में विलुप्त हुआ प्राणी डोडो कहाँ, मॉरिशस। और कीवी न्यूजीलैंड। चलो मिलान करो, कौन कहाँ पाया जाता है, अभी बताए थे, डोडो मॉरिशस बताए थे। सीका चार, तो बन गया है ना। चलो इसका मतलब एक का एक, ऑस्ट्रेलियल एसी काऊ, यानी एसी का मतलब समुद्री गाय, समुद्री जो अथी ग्लेशियर में बर्फ के नीचे होता है, रसिया साइबेरिया क्षेत्र। पैसेंजर पिजन वही कबूतरा, वाइल्ड पिजन बीकाडो उत्तरी अमेरिका, और कबेगी अफ्रीका। और यह सभी को हाल ही में विलुप्त घोषित किया गया है। चलो नेक्स्ट, विलुप्त प्राय प्राणियों के सूची में शामिल वर्ग है। तो विलुप्त प्राय में कौन शामिल है, जो विलुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। शामिल कौन है, ब्लू व्हेल अभी है, ब्लू व्हेल विलुप्त नहीं हुआ, अभी है, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर विलुप्त है, बंगाल लायन और बंगाल एलिफेंट, बंगाल वाला, बंगाल रॉयल टाइगर, बंगाल लायन और बंगाल एलिफेंट, इसे विलुप्त किया गया है। और होपिंग क्रेन, सारस होता है, क्रेन मतलब सारस, तो होपिंग सारस और बुटलैंड कैरीबोर्ड, इसे विलुप्त भी किया गया है। तो दोनों है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला, रेड डाटा बुक का प्रकाशन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रायचंद। IUCN का स्थापना 1948, मुख्यालय गलैंड स्विट्जरलैंड, काफी इंपोर्टेंट है, गलैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। रेड डाटा बुक किसका बुक है, तो रुप्तप्राय प्रजाति, रुप्तप्राय, रेड डाटा बुक में जो विलुप्त प्रजाति है, जो रुप्तप्राय प्रजाति है, उसे ही शामिल किया जाता है। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1964 से 1900, स्थापना WWF का, WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो IUCN का अंदर काम करता है, इसका स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय गलैंड स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज
राइट, चलो यहां ध्यान दो। अगला ये है, रेड डाटा बुक में आंकड़े शामिल है, तो केवल लुप्त प्राय प्रजाति और रेड डाटा बुक IUCN प्रकाशन करता है। और पहली बार 1964। अगला ब्लू बुक का प्रकाशन करता है, तो ब्लू बुक का भी कौन करता है? सॉरी, ब्लू नहीं, ये बलयू है। यानी बलयू लिख दिया, देखिए ब्लू है। तो ब्लू बैंक का प्रकाशन UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका स्थापना 1972 और मुख्यालय नैरोबी केनिया नैरोबी और वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। IUCN स्थापना 1948, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड, और उसी के अधीन काम करता WWF वर्ल्ड वाइड फंड, स्थापना 1961, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, पता सॉरी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, सॉरी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। ब्लू बुक में किस तरह का आंकड़ा होता है? तो ब्लू बुक में इसमें भी पौधा और जंतुओं के लुप्तप्राय प्रजाति, लुप्तप्राय ब्लू बुक, यानी ब्लू बुक में भी पौधा और जंतु का लुप्तप्राय प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। जो रेड बुक था, रेड डाटा बुक। ग्रीन बुक यानी इसमें केवल ग्रीन होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? ग्रीन कौन होता है? पेड़ पौधा, यानी इसमें पेड़ पौधा को शामिल किया जाता है। और ग्रीन बुक शामिल का प्रकाशन करेगा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रीन बुक का प्रकाशन कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और रेयर डाटा बुक को IUCN, रेयर डाटा बुक को IUCN जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, यह भी कोलकाता, यह भी कोलकाता में ही है। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, यह हिस्ट्री में पढ़ाए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर, इसलिए भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। काफी इंपोर्टेंट है, काफी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बुक, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो ग्रीन बुक क्या है? तो ग्रीन बुक जो है केवल पेड़ पौधा। ग्रीन मत कौन होता है? पेड़ पौधा। ग्रीन कौन होता है? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। तो हाथी नहीं, बाघ नहीं, शेर नहीं, ग्रीन होता है पेड़ पौधा। यानी संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के दुर्लभ प्रजाति के सूची, दुर्लभ प्रजाति के नाम ही ग्रीन है, नाम ही। और ग्रीन होता है पेड़ पौधा, पढ़ाए चंद। चलो नेक्स्ट, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर। IUCN का स्थापना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948, मुख्यालय ग्लांड
ग्लैंड स्विट्जरलैंड रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाश है 1964 पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, पढ़े लो जल्दी बोलो। गोरा किसी प्राणी को विलुप्त माना जा सकता है, किसी प्राणी को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने नेचुरल आवास प्राकृतिक आवास में देखे नहीं गया हो। जब उसका प्राकृतिक आवास में लगभग किसी जीव जंतु को 50 साल से देखा नहीं जा रहा है तो उसे विलुप्त माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी समझा है। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन अत्यधिक संकटपन किस्म है, यानी संकट के स्थिति में है, ध्यान है, यानी विलुप्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, संकट के स्थिति में है। तो संकट की स्थिति में इसमें अगर देखिएगा इसमें आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये संकटपन की स्थिति में है। अभी विलुप्त नहीं हुआ लेकिन अब अंतिम की ओर है, संकट की ओर है, और यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संकट परजीव, संकट परजीव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन जातियों के, संकटपन यानी संकट की स्थिति में जो जाति है उसका सूची है, उसका सूची है। महान भारतीय सारंग विलुप्त नहीं हुआ है परंतु संकटपन में है, यानी अब इसका जो है अंतिम चरण की ओर चल रहा है। संकटपन लुप्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। कस्तूरी मृग जानते हैं जम्मू कश्मीर के दाचीगराम नेशनल पार्क में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, तो यह भी विलुप्त होने वाला है। संकट की स्थिति में है, इसे बचाना जरूरी है, संरक्षित करना जरूरी है। लाल पांडा यह भी संकटपन है, ठीक है ना, इसे भी बचाना जरूरी है। और एशियाई वन गधा, एशियाई वन गधा जो केवल भारत के, ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क में ही, कच्छ के रन, सॉरी कच्छ के रन में ही पाया जाता है, तो बचाना जरूरी है। संकटपन में, खतरा की स्थिति में है, संरक्षित करना जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा भक्ति रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में, यस, भारत में रेड पांडा पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है। भारत में रेड पांडा मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय बोले तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय में सही है। भारत में स्लो लॉलिस मतलब ये एक ही स्थान पर अस्थिर रहता है, काफी ज्यादा स्लो है, जल्दी बॉडी को भी हिलाता नहीं है, एकदम स्लो है। उत्तर पूर्व के सघन वन में, यानी पूर्वोत्तर यानी अरुणाचल प्रदेश, है ना, मिजोरम, मेघालय, है ना, मणिपुर पूर्वोत्तर में पाया जाता है, यह भी सही है। तो रेड पांडा पश्चिमी हिमालय और स्लो लॉलिस उत्तर पूर्व सघन वन पूर्वोत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी। रेड पांडा का लाल होगा, क्या होगा? रेड पांडा क्या होता है? लाल। क्या होता है? रेड पांडा क्या होता है? लाल होता है। देखा है रे रेड पांडा, देखा है? यह रेड पांडा की है, हाँ देखा है। कौन पांडा है? रेड पांडा, रेड पांडा देखा है, देखा है रे? यह कौन पांडा है? रेड पांडा, रेड। और यह सभी से लड़की लोग ज्यादा खेलती है इस सबसे लड़की लोग ज्यादा खेलेंगे। रेड पांडा मिल गया, रेड पांडा। टेडी बियर बना देता, टेडी बियर ही लोग बना देती है, ठीक है ना। देख रहा है, असली में रेड पांडा ही है, असली में रेड पांडा ये ऐसी को कॉपी करके बनाता है। ये रेड पांडा टेडी बियर जैसा बना देता है। नरे बंदर रेड पांडा, सजा बंदर रेड पांडा देखा है ना, देखा है ना, हाँ। तो रेड पांडा ठहरा, चलो आगे बढ़ते हैं। यह हो गया है, यह भी हो गया है। मॉरिशस में डोडो, मॉरिशस में डोडो, मॉरिशस में डोडो, मॉरिशस में डोडो, मॉरिशस में डोडो पढ़ाए थे ना। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल, फ्लाइंग फॉक्स, उड्डयन बलगुल, फ्लाइंग फॉक्स,
उड़ने वाला लोमड़ी कहा गया चमगादड़। किसे कहा गया? फ्लाइंग फॉक्स कहा गया चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स कहा गया चमगादड़। लाल पांडा 1996, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स कहा गया चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स कहा गया चमगादड़। डुयुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त कगार पर है, संकटपन है, विलुप्त होने वाला है, अभी विलुप्त नहीं हुआ है, यानी संकट के घड़ी में खड़ा है। तो डुयुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त कगार पर है, क्या है? तो यह आपका स्तनधारी है। स्तनधारी मेमेलिया क्या है? मेमेलिया। जैसे डॉल्फिन क्या है? मेमेलिया। ब्लू व्हेल क्या है? मेमेलिया। तो यह भी डुयुगोंग भी क्या है? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया है। समझा बंदर? यही है डुयुगोंग। देख रहा है ये? अरे मछलियां का शरीर वहां पर है और बॉडी पर मछली है, ठीक है ना? लेकिन ये क्या है? डुयुगोंग। ड्यू खतरा की स्थिति में है, संकटपन है, विलुप्त होने वाला है। और जब विलुप्त होने वाला तो उसका संरक्षण करना काफी जरूरी होता है। तो डुयुगोंग क्या है? डुयुगोंग। समझा बंदर? समझ गया? अरे जल्दी बोलो। बलुई और लवणीय भारतीय पशु जाति का, है ना? बलुई और लवणीय क्षेत्र के भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। तो बलुई और लवणीय क्षेत्र भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु को कोई परभक्षी नहीं है। परभक्षी मतलब भक्षण करने वाला नहीं है। आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। वह पशु कौन है? यहाँ बोला बलुई क्षेत्र और लवणीय क्षेत्र। तो बलुई क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र, कच्छ के रन ऑफ कच्छ, और कच्छ के रन में जंगली गधा। कौन गधा? जंगली गधा के लिए फेमस है ना रे। और गिर जो है, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर। चलो नेक्स्ट। प्रोसोपिस जूली परोला। प्रोसोपिस जूली परोला। प्रोसोपिस जूली परोला ये वैज्ञानिक नाम है, क्या ना? नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? तो प्रोसोपिस जूली परोला ये समाचार में चर्चा में क्यों, समाचार पत्र में चर्चा में क्यों होता है? क्योंकि इसके सार का व्यापक क्षेत्र से प्रधान सामग्री जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता कम कर देता है। हाँ यही है, जिस क्षेत्र में ये उगेगा वहां के बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को कम कर देता है, यानी आसपास जल्दी किसी को उगने नहीं देता है, बायोडाइवर्सिटी कम कर देता है। इस देखा है? अरे यही है। अब कौन ने देखा है इसको? सब ने देखा है तुम लोग? अरे ये तो इधर भी होता है, यही है, यही है आपका क्या है? यही आपका प्रोसोपिस जूली परोला। जूली परोला देखा बंदर? देखा है? हाँ चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए बोल रहा है। अब क्या विचार करें? लिखवे ने किया। क्या विचार करें? लिखवे ने किया। क्या विचार करें? लिखा है, लिखा है। तो क्या विचार करें? लिखवे नहीं किया है। समझा बंदर? समझ गया? तो चलो यहां निम्नलिखित पर विचार करें। काली गर्दन वाला सारस, चीता। चीता तो विलुप्त है। भारत में चीता क्या है? विलुप्त है। इसीलिए चीता को हम दूसरा देश से लाते हैं। जैसे पहले नामीबिया से लाए थे, 8 चीता लाए थे। अब बोत्सवाना से ला रहे हैं 8 चीता। अब कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। तो चीता विलुप्त है। चीता, काली गर्दन वाला सारस, कृष्णगिरी सारस, यह विलुप्त नहीं है, संकटपन है, खतरा में, विलुप्त नहीं है। हिम तेंदुआ भी मिलता है, यह विलुप्त नहीं है, विलुप्त। हिम तेंदुआ मिलता है, विलुप्त नहीं है। हिम तेंदुआ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है, यानी संकट में, लेकिन विलुप्त नहीं है। उड़न गिरहली भी विलुप्त। उड़न गिरहली वही फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़, विलुप्त नहीं, विलुप्त नहीं है। तो यह विलुप्त है, यानी विचार करो कि कौन विलुप्त नहीं है, कौन विलुप्त नहीं है, उस पर विचार करने बोल रहा है। तो 1 3 4 1 3, क्योंकि चीता के अलावा चीता केवल विलुप्त है, बाकी कोई भारत में विलुप्त नहीं है। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रकार के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है?
व्यापक नीचे। अब नीचे मतलब बताए थे आवास, बताए थे आवास क्या बताए थे, जीव जंतु के रहने के लिए आवास क्या बताए थे, प्राकृतिक आवास को नीचे क्या बोलते हैं, नीचे कहा जाता है। व्यापक नीचे मतलब हुआ वैसा जीव जो हर तरह परिस्थिति में रह सकता है, हर तरह के भोजन कर सकता है ना, हर तरह कंडीशन को में वो अपने आप को ढाल लेता है, उसे व्यापक नीचे। व्यापक विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत, और जो व्यापक नीचे रहेगा, हर तरह की कंडीशन परिस्थिति में रह जाएगा, वो विलोपन नहीं होगा, विलोपन नहीं होगा। हाँ, जो अपने आप को संकुचित कर लेगा वो विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो यानी वो है ना कुछ क्षेत्र में ही पाया जाएगा, है ना, वो उसके लिए जो है संकुचित हो गया है, तो वो क्षेत्र खत्म होगा तो विलुप्त हो जाएगा, विलोपन, ये विलोपन है। बड़े आकार का शरीर, हाँ, शरीर बड़ा होने के कारण उसे ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए, भोजन भी ज्यादा चाहिए, तो उससे विलुप्त होने का डर रहता है और वह विलुप्त हो जाता है। तो बड़े आकार का शरीर होने के कारण विलुप्त हो जाता। अनुवांशिक भिन्नता कमी। अब जिस प्रकार पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जलवायु में बदलाव हो रहा है, उसके अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने अनुवांशिक भिन्नता में चेंज नहीं करेंगे, तब विलुप्त हो जाएंगे। तो अनुवांशिक भिन्नता में कमी रह जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, विलुप्त क्या हो जाएंगे। जैसे डायनासोर वगैरह विलुप्त हो गया है, वो अपने आप को चेंजिंग नहीं कर पाया था, पर्यावरण के अनुसार हम लोग को ढालना पड़ता है। चूंकि हम जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, यानी प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया है, यानी प्रकृति उसी को चयन करता है जो उसके अनुसार ढल जाता है, नहीं ढलेगा तो विलुप्त हो जाएगा। समझा बंदर। जैसे मान लो क्या ना, जैसे बोलेंगे बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला मोबाइल अगर अपने आप को जो है एंड्रॉइड में न ढाला, विलुप्त हो गया है ना। धीरे धीरे जो है धोती वाला कंपनी जींस बनाना शुरू नहीं करेगा तो विलुप्त हो जाएगा। खटिया बनाने वाला जो पलंग बनाना शुरू नहीं किया होगा तो विलुप्त हो गया है। मांग के अनुसार आपको उस अनुसार ढलना पड़ेगा, तो इसके कारण विलुप्त विलुप्त विलुप्त, है ना, इसके कारण विलुप्त। यह विलुप्त का कारण नहीं बल्कि व्यापक है, यह विलुप्त का कारण नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छी वानर यानी मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास से पाया जाता है? तो यह नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसलिए केवल होगा 1 2 3 बंदरपुच्छ, सिंहपुच्छी वानर। जल्दी, कौन सा ड्रग गीधों को आप समष्टि हरास की उत्तरदायी है? यानी फिर जीव जंतु को, गाय बैल भैंस को कौन सा ड्रग्स दे देते हैं जिसके कारण वो मर जाता है, तो गिद्ध खाता है उसको, तो गिद्ध भी जो है विलुप्त होने लगता है, मरने लगता है। तो वो है आपका डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट है ना, कुछ वर्ष पहले एक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते था। हाँ, पहले दिखता था, नदी वगैरह में दिखता था, उड़ते रहता था, अब दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है? अरे नहीं, आजकल कभी कभार ही नजर आता है। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है कि इसके लिए गो पशुपालक जो गाय भैंस बैल है, ये लोग को जब सुइया देता है, किसको, डेक्लोफोनिक का, तो गिद्ध जब खाता है तो उसको जो है क्या ना जहर के रूप में काम करता है और वो मर जाता है। तो गो पशुपालकों द्वारा रुग्ण पशुओं को उपचार हेतु एक औषधि, यही कारण है गिद्ध के नष्ट होने के कारण। भारत में गिद्ध की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है तो वही जानवरों को दिए जाने वाला एस्ट्रोजन नहीं, दर्द निवारक दवा है। डेक्लोफेनिक जो है वह दर्द निवारक दवा है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सी दर्द निवारक बताए थे ना, वह दर्द निवारक दवा है। पशु को दिया जाता है जो है डिक्लोफिनेक सोडियम पशु को दिया जाता है, यानी गाय भैंस बैल इत्यादि को दिया जाता है। तो अगर वो जानवर अगर मर गया किसी कारण से, तो फिर जब गिद्ध खाएगा, गिद्ध भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी यहीं तरफ से है। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं मैथ में, ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर। उसके बाद लक्ष्य बेच में 9:30 बजे से 12 बजे तक। बाय। बफरिंग भी हो रहा है, पता नहीं, और ज्यादा बफरिंग हो रहा है। बाय।